एंड वेलकम। मैं हूं विवान और आप देख रहे हैं बॉलीवुड का हॉटेस्ट न्यूज शो प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज। हम एक बार फिर हाजिर हैं बॉलीवुड की लेटेस्ट न्यूज एंड हॉट गॉसिप्स लेकर। सो लेट्स स्टार्ट विद द हेडलाइंस। सोनाक्षी सिन्हा के लिंकअप्स की खबरें किसे कर रही हैं परेशान। We will let you know क्यों आखिर एक किस को लेकर कंफ्यूज्ड हैं अयान, रणबीर और दीपिका। और दिखाएंगे आपको रणबीर और प्रियंका चोपड़ा क्या कर रहे हैं सिलीगुड़ी में। आजकल सोनाक्षी सिन्हा से है कोई काफी नाराज, बार बार आ जाते हैं सोनाक्षी को इनके एंगर कॉल्स। कौन है ये जो अपसेट हैं सोनाक्षी से और क्या है इनकी नाराजगी का रीजन, रिवील करेगी हमारी नेक्स्ट स्टोरी। सोनाक्षी सिन्हा को बीच शूट पर आते हैं एंगर कॉल्स। शूटिंग लोकेशन पर कोई रख रहा है सोनाक्षी पर नजर। यूनिट पर क्रू से ली जाती है सोनाक्षी के बारे में अपडेट। और ऐसा कोई और नहीं बल्कि खुद सोनाक्षी के पापा कर रहे हैं, यानी कि शॉटगन सिन्हा। खबर यह है कि फिल्म लुटेरा के सेट से काफी रूमर्स आ रहे हैं सोनाक्षी और रणबीर के लिंकअप्स की। यहाँ तक ये भी खबर आई that these two took a day off on Valentine's Day to spend the day together। इन्हीं सभी रूमर से परेशान शत्रुघ्न सिन्हा ने किया यूनिट के लोगों को कॉल और खुद सोनाक्षी को भी डिमांडिंग एन एक्सप्लेनेशन। शत्रुघ्न सिन्हा इतने अपसेट हो गए कि उन्होंने सोनाक्षी को फौरन मुंबई वापस भी बुलाने की डिमांड की फ्रॉम कोलकाता where she was shooting। मगर सीनियर प्रोड्यूसर्स के बहुत समझाने पर शत्रुघ्न अलाउड सोनाक्षी टू कंप्लीट द स्केड्यूल। ये बात तो सब जानते हैं कि शत्रुघ्न सिन्हा इज वेरी पोजेसिव अबाउट हिज डॉटर। उन्होंने हमेशा फैमिली डिग्निटी को दी है प्रायोरिटी एंड अलाउड सोनाक्षी टू एक्ट इन फिल्म्स ओनली ऑन दिस कंडीशन कि वो अपनी फैमिली वैल्यूज को हमेशा रखेंगी आगे। वहीं दूसरी तरफ खबरें ये भी आ रही हैं that रणवीर सिंह has been flooding सोनाक्षी's phone with flirtatious messages and one-liners, जिसे सोनाक्षी बिल्कुल भी नहीं करती entertain, but रणवीर goes on and on। तो कहीं रीजन ये मैसेजेस तो नहीं जो शायद शत्रु जी ने पढ़ लिए हों। बात जो भी हो, लगता है इस बार सोना बेबी ने डैडी नॉट सो कूल को कर दिया है नाराज। Now how she makes it up to him is between father and daughter। ब्यूरो रिपोर्ट, Zoom, मुंबई। दीपिका और रणबीर की आने वाली फिल्म ला सकती है उनके लिए एक ट्रबल्ड सिचुएशन, एक ऐसा वियर्ड मोमेंट जिसे दोनों करना चाहते हैं स्किप या फिर नहीं। लेट्स फाइंड आउट। दीपिका और रणबीर की आने वाली फिल्म व्हिच इज एन अयान मुखर्जी प्रेजेंटेशन खड़ी कर सकती है इन दोनों पास्ट लवर्स के लिए एक वियर्ड सिचुएशन। अब दीपिका और रणबीर साथ फिल्म करने के लिए तैयार तो हो गए, बट लीस्ट दे नो कि उनका ये डिसीजन ला सकता है उनके लिए मुश्किलें भी। दरअसल एक्स लवर्स दीपिका और रणबीर अपने ब्रेक के बाद एक साथ डायरेक्टर अयान मुखर्जी की फिल्म में नजर आएंगे एंड इफ सोर्सेज आर टू बी बिलीव्ड तो दोनों के बीच एक किसिंग सीन भी फिल्माया जा सकता है। इस किसिंग सीन को लेकर मेकर्स इस डिबेट में उलझे हुए हैं कि वेदर टू डू द शॉट और नॉट। यही नहीं, सुना है कि मेकर्स ने दोनों ही एक्टर्स से इस किसिंग सीन के बारे में सेपरेटली बात भी की है। वैसे भी रणबीर और दीपिका दोनों ही फिल्म बचना ए हसीनों में किसिंग सीन दे चुके हैं, लेकिन तब बात कुछ और थी, अब सीन कुछ और है। वैसे भी बॉलीवुड एक्टर्स के पास इनका एक फेवरेट डायलॉग जरूर है कि स्क्रिप्ट की डिमांड होगी तो व्हाई नॉट। तो क्या ये दोनों भी व्हाई नॉट बोलते हैं या ऑफ कोर्स नॉट? ये अपडेट भी आपको जूम जरूर देगा। फॉर सलमा खान, जूम, मुंबई। साजिद खान ने जूम से की एक्सक्लूसिवली बात और खोले अक्षय कुमार के काफी सारे राज, रिवील किए कई सारे सीक्रेट्स। आप भी सुनिए कि क्या क्या बताया साजिद ने हमें। अक्षय कुमार को मैं पिछले 20 साल से जानता हूं, जब उनका नाम राजीव भाटिया था। एक नाइट क्लब हुआ करता था ज़ैनिडू, 1986 में जो खुला था, जो विस्क्राफ्ट के लोगों ने खोला था होटल होराइजन में। वहाँ पर अक्षय अपने दोस्तों के साथ आया करते थे और बहुत थिन थे, पतली सी मुच्छी थी, लंबे बाल थे, राजीव नाम था उनका। और उनसे कोई बात करता नहीं था क्योंकि वो सब पूरा जो उनका बंच था वो मधुमती के एक्टिंग स्टूडेंट डांस क्लासेस के थे, तो दे वेरी नाइस गाइज। और अक्षय और मेरी दोस्ती तब से थी, तो वी ऑलवेज न्यू ईच अदर। 1990 में मेरा फाइनल ईयर कॉलेज का था और फैशन शो मैंने जो ऑर्गेनाइज़ किया था उसमें लास्ट मिनट एक जज नहीं मिल रहा था मुझे, तो मैंने सुबह 9:30 बजे अक्षय को बुला दिया था, जब अक्षय की कोई पिक्चर रिलीज़ भी नहीं हुई थी। और मैंने क्राउड को इंट्रोड्यूस किया था ये बोलते हुए कि दिस इज़ द गाय हु इज़ गोइंग टू बी वेरी बिग एंड इज़ गोइंग टू बी मार्शल आर्ट्स एंड डांसिंग एंड ये सब। तो तब से हमारी दोस्ती है। हे बेबी जो मेरी स्क्रिप्ट थी, मैं
आई गॉट इन टच विद अ प्रोड्यूसर, वो प्रोड्यूसर का नाम नहीं लूँगा मैं, लेकिन उनके पास अक्षय की डेट्स थी और उन्होंने मुझे बोला कि यार अक्षय कुमार को ये स्क्रिप्ट सुनाते हैं। तो मैंने जाके अक्षय कुमार को वो स्क्रिप्ट सुनाई और उनको वो स्क्रिप्ट अच्छी लगी, लेकिन अक्षय वॉज नॉट वेरी कंफर्टेबल वर्किंग विद दैट प्रोड्यूसर। Then I approached Sajid Nadiadwala, and Akshay and Sajid Nadiadwala had worked many times together, so they were both very comfortable. So Akshay had already agreed to be working with me even when I was not a director, which was a very big thing for me. हाउसफुल में एक मैंने बच्चों के लिए एक सीन डिज़ाइन किया था जो काफ़ी मैड कैप कॉमेडी सीन था, जहाँ पर अक्षय को इलेक्ट्रिक्यूशन होता है और पूरा एक वैक्यूम क्लीनर के साथ वो पूरी तरह से पागल हो जाते हैं बिकॉज द वैक्यूम क्लीनर गोज आउट ऑफ कंट्रोल। I don't think any other actor could have done what he did, क्योंकि वो वैक्यूम क्लीनर में पावर था, एक्चुअल पावर था। और मैंने उनको बोला कि पावर वाला वैक्यूम क्लीनर क्यों ले रहे हो, इससे नहीं इफेक्ट बेटर आएगा क्योंकि मैं अपने फेस को झटका दूंगा। और एक्चुअली उन्हें अपने फेस के स्किन से निकाला वो वैक्यूम क्लीनर को, और वैक्यूम क्लीनर पागल नहीं हुआ था। अक्षय कुमार ये प्रिटेंड कर रहा था कि वैक्यूम क्लीनर उनको कंट्रोल कर रहा है। आई जस्ट हैड टू सिट बैक एंड एन्जॉय द ग्रेट परफॉर्मर डूइंग व्हाट ही डिड बेस्ट, कॉमेडी। मेरा हर एक एक्टर के साथ कंफर्ट लेवल आई थिंक मेरा ट्रम्प कार्ड है। मैं अपने एक्टर्स के जितने भी डिफेक्ट्स हैं उनको छुपाने की कोशिश करता हूँ और उनके इफ़ेक्ट्स जो पब्लिक ने आज तक देखे नहीं हैं वो सामने लाने की कोशिश करता हूँ। आई थिंक ऑन रिकॉर्ड आई वुड लाइक टू से कि नोबडी कैन प्रेजेंट अक्षय कुमार बेटर देन मी, क्योंकि मैं उनसे बेहद प्यार करता हूँ। वो मेरे बहुत करीबी दोस्त हैं और मेरी नज़रों में उनमें वो सुपरस्टार वाली क्वालिटी है जो बहुत रेयर होती है। ही कैन डू जस्ट अबाउट एनीथिंग एंड एवरीथिंग। वो कमाल के एक्टर हैं, कमाल के डांसर हैं, उनकी कॉमिक टाइमिंग कमाल की है, वो इमोशंस बहुत अच्छा कर लेते हैं, कमाल के प्रोफेशनल है। ही इज़ एवरीथिंग अ प्रोड्यूसर एंड अ डायरेक्टर वांट्स। ये बात भी मैं जानता हूँ कि अक्सर उनकी कोई पिछली कई फिल्में उनकी बॉक्स ऑफिस पे इतनी हिट नहीं हुई है जितनी होनी चाहिए थी, लेकिन उसमें अक्षय कुमार की फॉल्ट नहीं है। देखिए, कोई भी स्टार को फिल्म को नहीं चलाता है, फिल्में स्टार्स को चलाती हैं। स्टार्स ओपनिंग लेते हैं लेकिन मंडे से फिल्म बात करती है। सो आई डोंट थिंक अक्षय शुड गेट द ब्लेम इफ हिज फिल्म्स हैव नॉट डन वेल। कहीं ना कहीं उनका एक कंफर्ट लेवल भी है मेरे साथ, और क्योंकि उनका कंफर्ट लेवल है मेरे साथ, हाउसफुल रितेश और अक्षय ने शूटिंग से 2 दिन पहले उसकी स्क्रिप्ट सुनी। हाउसफुल 2 की स्क्रिप्ट 2 दिन पहले सुनी। तब तक मेरी पूरी स्टारकास्ट पूरी तरह से फाइनलाइज भी नहीं हुई थी। उन दोनों को ये पता भी नहीं था, स्पेशली अक्षय को पता भी नहीं था कि आगे और कौन कौन एक्टर्स हैं। उनको कहीं ना कहीं भरोसा है मुझ पे, मुझे और कहीं ना कहीं रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे शोल्डर पे आती है कि अक्षय कुमार को मुझ पे भरोसा है, जॉन इब्राहिम को मुझ पे भरोसा है, रितेश देशमुख जो मेरे दोनों फिल्मों में मेरे साथ है उनको मेरे साथ भरोसा है कि अक्षय के साथ इस बार जॉन भी है। श्रेयस तलपड़े को मेरे पे भरोसा है कि रितेश और अक्षय तो साजिद के हैं, अब जॉन भी, अब तो मैं क्या कर रहा हूँ। तो कहीं ना कहीं अक्षय बॉन्डिंग उनकी सबके साथ बहुत इक्वल रही है, बिकॉज ही इज़ एन एब्सोल्यूट ट्रीट टू वर्क विद अक्षय कुमार। एंड बहुत बुरा लगता था मुझे जब मैं सुनता था कि अक्षय कुमार एडिटिंग करते हैं, दूसरों का रोल काट देते हैं, बिकॉज ये बहुत बड़ी अफवाह है, बहुत बड़ी, मतलब बहुत बड़ी अफवाह। अक्षय कुमार से ज़्यादा कोऑपरेटिव एक्टर आपको इस इंडस्ट्री में नहीं मिलेगा। वो आदमी अपना स्क्रीन टाइम शेयर करता है, स्क्रीन स्पेस शेयर करता है। कभी कभी सीन के लिए अगर डायलॉग उनके पास है तो डायलॉग सीन को बेटर करने के लिए डायलॉग सामने वाले आदमी को दे देता है। ये मैं आपको दावे से कह सकता हूँ। अक्सर इस बात पर मेरे झगड़े होते हैं अक्षय के साथ, क्योंकि आई एम बेसिकली बाय हार्ट आई हैव ग्रोन अप विद पंजाबीज ऑल माई लाइफ, so I can understand Punjabi, I can speak Punjabi. Punjabi culture is very close to my heart. I have many friends who are Punjabi, so I feel that he कहीं ना कहीं एक बुरा नाम देते हैं पंजाबी कल्चर को अक्षय कुमार, जब वो खाना नहीं खाते हैं, वो हेल्थ फूड खाते हैं। मैं उनके घर को, जो किचन है उनके घर का, उसको मैं जिंदल हेल्थ फार्म बैंगलोर का बोलता हूँ। सब ग्रीन सलाड वलाड होता है। मैं बोला कहाँ है वो मकई की रोटी, सरसों का साग, कहाँ है वो कुक्कड़, कहाँ है चिकन, कहाँ है। तो ही लाइक्स टू कंट्रोल हिज फूड, एंड आई थिंक द वे ही इज गोइंग, अगले 10-15 साल तक ही इज गोइंग टू बी एक्सट्रीमली फिट। एक्सट्रीमली मीन्स एक्सट्रीमली फिट। रणबीर कपूर और प्रियंका चोपड़ा पहुंचे सिलीगुड़ी, जहां शेड्यूल थी उनकी फिल्म बर्फी की शूटिंग। वहां पहुंचकर इन दोनों स्टार्स ने शूटिंग के साथ साथ और क्या क्या किया, सिर्फ जूम आपको दिखाएगा।
रणबीर कपूर और प्रियंका चोपड़ा पहुंचे सिलीगुड़ी, किसी वेकेशन के लिए नहीं बल्कि अपनी फिल्म बर्फी की शूटिंग के लिए। और ये बात तो मुमकिन नहीं है कि बी टाउन के दो बड़े स्टार्स जाएं फिल्म की शूट करने और जूम को पता ना चले। तो जूम आपके लिए ले आया है बर्फी के ऑन द सेट्स की एक्सक्लूसिव पिक्चर्स। शूट के शुरू होने से शूट के पैकअप तक की सारी तस्वीरें जूम लाया है सिर्फ आपके लिए। हमने आपको टाइम टू टाइम इस फिल्म की सारी अपडेट्स और पिक्चर्स दिखाई हैं और इसलिए इस बार भी हम पीछे नहीं रहना चाहते थे। As we all know कि प्रियंका is playing a role of an autistic girl, तो ऐसे में उनकी ड्रेसिंग भी उनके रोल के हिसाब से ही होगी। So प्रियंका was wearing a white frock जिस पर उन्होंने पहना रेड जैकेट। ये पिक्चर है इनके फिल्म के एक शॉट की, जिसमें रणबीर कपूर ने अपने सर पर रखे हैं बक्से और प्रियंका के हाथ में है एक गॉडेस का आइडल। We hope you must have enjoyed seeing all these pictures of Ranbir Kapoor and Priyanka Chopra, which we have brought exclusively for you. For Rudrani Chaturaj, Zoom, Mumbai. प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज में फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद हम आपको बताएंगे कि आखिर सलमान खान करते हैं कौन से एक्टर को इंस्पायर। सलमान खान आजकल बन गए हैं एक स्मॉल स्क्रीन एक्टर के इंस्पिरेशन। ये एक ऐसे एक्टर हैं जो हुए फेमस बिकॉज ऑफ आर सल्लू भाई, एंड हाउ इज दैट खुद रिवील करेगा जूम आपके लिए। सलमान खान जब किसी से दोस्ती करते हैं तो उससे दोस्ती जरूर निभाते हैं। हमने ऐसे बहुत सारी एक्ट्रेसेस के बारे में तो सुना है जो सलमान के काफी करीबी दोस्त रह चुकी हैं और किस तरह सल्लू भाई ने उन सब की मदद की। But Salman isn't just partial to his female friends. टीवी के जाने माने एक्टर और उनके दोस्त करणवीर बोहरा को उन्होंने कुछ करियर एडवाइस दी, जिसकी वजह से करणवीर got back on the right track and today is doing quite well for himself. We are very close to Salim uncle, Salman auntie, Helen auntie, Salman bhai. So one of these days, one of those days, like sometime in July, August की बात है, I was at Salman bhai's house and he suddenly asked me, क्या कर रहे हो आजकल? I said, working on one movie, that's it. I said, what the hell? You know, you had done TV earlier and your character was so popular. Now why are you doing television right now? I said, कुछ खास मिल नहीं रहा है, nothing is happening. He said, nothing bigger, nothing better, nothing more cooler than television because it gives you name, fame, money, the reach. As an actor, what do you want? Television gives you. Film will come and go. You know, you don't stop your life because of that. Within 2 days of Salman bhai saying that you should pick it up, and you believe me not, seriously, I said yes. I think it was thanks to him that all this thing has happened. Yeah. सलमान की एडवाइस ने करणवीर को एनकरेज किया कि वो फिर से टीवी सीरियल्स को एक ऑप्शन की तरह ट्राई करे। करणवीर had decided to just wait for movie projects endlessly and was sitting at home for 3.5 years. But finally, he took Sallu's advice and got right back on the track. Now he is not only playing the male lead of one of the top shows, along with that he is also shooting for a thriller movie with Veena Malik titled Mumbai 125 Kilometers. No wonder he takes Salman to be his guru. For Rudrani Chaturaj, Zoom, Mumbai. प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज में फिलहाल वक्त है एक और छोटे से ब्रेक का, लेकिन आप कहीं मत जाइएगा क्योंकि ब्रेक के बाद भी बहुत कुछ बाकी है। सो स्टे विद अस। एक्ट्रेस उदिता गोस्वामी करने जा रही हैं डायरी ऑफ अ बटरफ्लाई फिल्म। इसी मौके पर हमने इनसे बात की और जानना चाहा कि आखिर इन्होंने क्यों ले लिया एक लंबा ब्रेक। तो आइए जानते हैं खुद उदिता से। We know her as a pretty girl from her pop days and now she is back with her diary of a butterfly. Let's talk to Udita. Welcome on Zoom. Thank you. So tell us about this Diary of a Butterfly. Well, Diary of a Butterfly is actually a very simple story of a girl who is from Jaipur, comes to Bombay to make a career, and the ups and downs that she sees and the realization by the end of it, where she thinks that was it all worth it? Was it all worth losing so many friends that I had? Was it worth losing in touch with reality to achieve what she wanted to get in life? Yeah, so it's a simple story, journey of a girl, and said in a very nice way, musical way. We have some great songs, so yeah, everything's connected together. You know, you also came from Dehradun, Javapai, and you made a mark here. So did you see like parallels while doing this role? Yeah, you know, that's a very interesting question you asked. Yes, I am from Dehradun, and the good thing about this character that I'm playing in the film Diary of a Butterfly is that this girl is from Jaipur, but she's a modern girl. And most of the films in Bombay show girls from a small town like this Behenji who doesn't know how to speak well, doesn't know how to dress well, and when she goes to a new city she's completely lost and all.
But it's not the case because I think I used to do a lot more things in while I was in Dehradun, like play basketball, play pool. I used to ride a bike there. Everything has stopped since I shifted to Delhi and then from Delhi to Bombay, you know. So this character, Gul, is also a modern girl from Jaipur. The only reason she comes to Bombay is to make a career, which is, I think, a similarity. Tell us one Bollywood actor whose diary you would like to read. Whose diary I would like to read. Interesting. But I think I would like to read someone like a Nasiruddin Shah's diary, because I think it'll be quite interesting because he works with everyone and he has a certain way of working. So I think it'll be quite interesting to read his diary. Especially after the entire Ooh La La avatar. No, you know, I wish he had not done the Ooh La La. Really, I think I'm the only person. I was like, no. Why is Nasi doing something like that? Yeah, so not after Ooh La La, generally. Just like reading a diary of Nasiruddin Shah would be so interesting. Fair enough. Also, I was reading your interviews. So in one of your interviews, you said that I will never suck up for work. Yeah. Any experience anybody asked you to, or do you know anybody who does? I think most of the people in the industry do it. They all have to fake it. When I say suck up to work, it means in a mild way, as you know, most of the people will just go to a director, producer and say, oh, I saw your last film, it was so good and it was like that and it was like this. Even though they must have not seen the film, or even if they saw it, they must be thinking what a shit film it was, you know. So these are the kind of things that I can't do. I'm not good with PR and I don't go to people to ask for work, and I work on my own terms. I like to be the queen and I work, and that's the way it is. Also, Aditya, आपका, you know, like fans remember you from your Paap and Zehar days. आपने काफ़ी strong foothold बनाया था fan का. And अब एक time आ गया जब sequels बन रहे, especially Bhatt Camps के, राज का, जिस्म का. So do you think Paap और Zehar का भी sequel आएगा या आना चाहिए? पाप का तो आई डाउट सीक्वल आएगा, बिकॉज सीक्वल्स उन पिक्चर्स के बनते हैं विच जो मूवीज हिट रहती है. जहर का आई डोंट नो, बिकॉज द प्लॉट काइंड ऑफ एंडेड विद, बिकॉज इन जहर आई डाई, सो देयर इज नो प्लॉट आफ्टर आई डाई. So no, they'll be so filmy and suddenly the dead comes back to life and the new plot starts. No, so I don't think that way even technically Zehar ka sequence ban sakta hai. And Aksar was another film that did really well. I don't know if they can actually pull off a sequel if they want to Aksar. Yeah, because it had great songs also. Jhalak Dikhla Ja and all those songs were from Aksar. Yeah, so I think it'll be really interesting if they could pull it off. Paap and Zehar happened, and then we didn't see you again there. However, people like Imran Hashmi, even somebody like Kunal Khemu is getting so many movies. Yeah. No, like I said, I have my way of working. I can't be nice to people because I know I'm gonna work with them or I may get work with them. I am the way I am, and yeah, and I guess I'm not good with maintaining relationships, and there's nothing wrong with that. I think it's fine. I think relationships are beyond work. And personal relationships I have with people, but when it comes to maintaining a relationship for work, it's really, I mean, I feel damn uncomfortable doing it. And in fact, the worst thing is that whoever becomes my friends, like if I work with someone, if they become close to me and they become my friends, the first thing I tell them is that, listen, this is our first and last film together, or whatever work we are doing together, because I find myself in a very uncomfortable position when you work with a friend, because you know, there are so many times you want certain things, you want certain things to happen certain way, and for me friendship is more important than work. So I would not want to lose a friend because I need to work with that person. Is that what happened between you and John? Because you look utterly lovable in Paap and we never saw you again. No, actually, you know, I think you will see the repeat of two actors when the first movie does well. Thank you, thank you so much for talking to me. My pleasure. With this, it's a wrap. Planet Bollywood News में हम कल फिर लौटेंगे बॉलीवुड की और भी लेटेस्ट न्यूज एंड गॉसिप्स लेकर. Till then, keep watching Zoom, India's #1 Bollywood channel.